नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को सबसे पहले करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। सो विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। ये जो दिवस है इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। इसका मेन मकसद ये है कि साइकिल चलाने से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को बताया जाए। बेसिकली जो साइकिल चलाने से हमारे ना सिर्फ शरीर पे बल्कि पर्यावरण पे भी काफ़ी सकारात्मक जो है असर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने ये जो दिवस है इसकी शुरुआत की थी 2018 में, और हर साल 3 जून को कई देश जो है विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी प्रदान की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। अभी रिसेंटली केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोलकाता बंदरगाह पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित भारत का पहला बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। तो वैसे तो मैंने जब ये जो प्रस्ताव था ये जब तैयार किया गया था कि जो कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट है उसका नाम बदल दिया जाएगा, तो उस वक्त भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो अब इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है, तो अब कोलकाता बंदरगाह का जो नाम होगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट जो है इसका नया नाम होगा। इससे पहले 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया था और इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था, ठीक है। तो देश के जितने भी जो प्रमुख स्थान हैं, चाहे पर्यटन स्थलों की बात करें हम, प्रमुख इमारतों की बात करें हम, प्रमुख शहरों की बात करें, तो ज़्यादातर के नाम बदल दिए गए हैं 2014 के बाद। जब से बीजेपी सत्ता में आई तो कई लोग के कई मतलब स्थानों के नाम बदल के जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके नामों पे जो है अलग अलग जगहों के नाम यहाँ पर रखने की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो उसी सिलसिले में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जून 2020 में किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि मूडीज़ ने। अभी रिसेंटली क्रेडिट एजेंसी मूडीज़ ने भारत के सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूडीज़ ने करीब 13 साल बाद नवंबर 2017 में भारत की जो रेटिंग है उसको Baa3 से अपग्रेड करके Baa2 कर दिया था, लेकिन 3 साल बाद जो है फिर से इसको घटा दिया गया है और अब जो नई हमारी जो रैंकिंग है वो Baa3 ही हो चुकी है। याद रखिएगा कि Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है और इसके बाद जो है जंक ग्रेड्स आता है, और जंक ग्रेड से मतलब सिर्फ एक ऊपर जो है हमारा जंक ग्रेड जो है सबसे ख़राब जो निवेश रैंकिंग जो होती है उसमें जंक ग्रेड जो होता है वो सबसे ख़राब पायदान होता है, ठीक है। तो जंक ग्रेड से मात्र एक स्थान ऊपर हैं हम। तो अगर हम जंक ग्रेड वाले आ जाते हैं तो एक तरीके से हमको दिवालिया मान लिया जाएगा, मतलब इस तरीके का है इसमें कोई सिस्टम। तो मतलब हमारी जो कंडीशन है वो सबसे ख़राब कंडीशन हो जाएगी निवेश रैंकिंग के अनुसार, ठीक है। अगर हम सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो बेसिकली जितनी भी जो इंटरनेशनल एजेंसियां होती हैं वो जितने भी अलग अलग देश होते हैं वहाँ की सरकारों की उधारी चुकाने की क्षमताओं का आकलन करती है। अब सभी को पता है कि हर देश कुछ ना कुछ जो है ऋण लिया रहता है, चाहे हम विश्व बैंक से हो गया या फिर अन्य एशियाई विकास बैंकों से हो गया या फिर और भी कई देशों से लोन वगैरह लिया जाता है। तो उस कंडीशन पे उस तरीके से जो है पूरा का पूरा ये जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसका आकलन किया जाता है। इसके अलावा जो वहाँ पर पॉलिटिकल रिस्क है, मतलब जो एक तरीके से कहते हैं राजनीतिक स्थिति है, अच्छी स्थिति है, तो
जो रैंकिंग है वो सुधरने के चांसेस अच्छे होते हैं, ख़राब स्थिति है तो रैंकिंग जो है नीचे जा सकती है। तो ऐसे कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी रेटिंग जो है तैयार की जाती है, और इसी को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बोला जाता है। यानी कि किसी देश के द्वारा, किसी से देश की सरकार के द्वारा जो है उधार चुकाने की कितनी क्षमता है, कितना वो समर्थ रखता है, जो उसने पैसा ले रखा है लोगों से वो सही टाइम पे वो वापस कर देगा। ठीक है, तो इसी को सॉवरेन रेटिंग बोलते हैं। तो इसमें भारत की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। BAA3 में भारत आया है, जो कि जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो जंक ग्रेड है उसको डिफ़ॉल्टर श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, एक तरीके से दिवालिया जो है, एक दिवालिया देश उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि अपने जो देश की कंडीशन है वो इस वक्त थोड़ा सा ख़राब हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में 1407 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए का आवंटन किया है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि असम को। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत असम को 1407 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असम सरकार की ये योजना है कि राज्य के 63 लाख परिवारों में से 13 लाख परिवारों को जो है नल का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था। उस वक्त मैंने आपको अच्छे से बताया भी था कि ये जल जीवन मिशन है ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल द्वारा जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। तो वही ये जल जीवन मिशन है, और उसी के तहत अलग अलग राज्यों को अलग अलग धनराशि आवंटित की जा रही है 2019-2020 के लिए, जो वो खर्च करेंगे ताकि इस योजना को घर घर मतलब जो है जल पहुंचाने में खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैंने ऑलरेडी बता दिया था, असम का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, 1407 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं असम को। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हाल ही में दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि आदेश गुप्ता। अभी रिसेंटली आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले मनोज तिवारी जो है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब मनोज तिवारी को हटा दिया गया है और इनकी जगह पर आदेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आदेश गुप्ता का नाम बहुत फेमस नहीं है, लेकिन ये दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं और काफ़ी टाइम से ये राजनीति में सक्रिय हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि जून 2020 में किसने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अभी रिसेंटली प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सचिव के रूप में इन्होंने विनय कुमार का स्थान लिया है, जो मई 2020 में रिटायर हो चुके हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जम्मू कश्मीर कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो इस्पात मंत्रालय में जो सचिव बनाए गए हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की कि हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में कौन सेवें स्थान पर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 23वें। अभी रिसेंटली एक कंपनी है स्टार्टअप ब्लिंक, इसने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसमें 2020 में भारत को प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में 23वें स्थान पे रखा गया है। 2019 में जब इसने ये रिपोर्ट जारी की थी तो इसमें भारत को 17वां स्थान मिला था, और इस बार 23वां स्थान मिला है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि कौन से देशों में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं कंपनियां वो फल फूल रही हैं, किन के लिए अच्छा माहौल है, मतलब स्टार्टअप कंपनियों के लिए किन देशों में अच्छा माहौल है, उसी आधार पे पूरे के पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसमें भारत को 23वें स्थान पे रखा गया है। पहले स्थान पे इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पे है, इजराइल तीसरे स्थान पे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये 3 देश हैं जहाँ पर स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी है उसको सबसे ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि गायत्री आई कुमार को। अभी रिसेंटली गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गायत्री आई कुमार 1986 बैच की IFS अधिकारी हैं। ठीक है, और वर्तमान में ये यूरोपीय संघ, लग्जमबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत
भारत की राजदूत हैं। तो अब इनको बनाया गया है ब्रिटेन में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला हाई कमिश्नर, ठीक है, गायत्री आई कुमार को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जून 2020 में पी नामग्याल का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। पी नामग्याल का निधन हो गया, वे क्या प्रसिद्ध थे? तो पी नामग्याल प्रसिद्ध राजनेता थे और अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कांग्रेस पार्टी से थे, ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे और इसके अलावा ये 3 बार सांसद भी रह चुके थे। तो एक लंबा जो है इनका करियर था राजनीति में और एक समाज सेवक भी थे। तो याद रखिएगा पी नामग्याल का अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में पूर्व तीरंदाजी कोच जयंती लाल ननोमा का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे? जयंती लाल ननोमा का निधन हो गया, वे कौन से राज्य से थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि राजस्थान से। अभी रिसेंटली पूर्व तीरंदाजी कोच जयंती लाल होगा यहाँ पर लाल ननोमा का निधन हो गया, वे राजस्थान के रहने वाले थे। 2013, 2015 और साथ ही साथ 2018 में ये भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में ये डूंगरपुर जिला खेल अधिकारी के पद पे तैनात थे। जयंती लाल नमोमा ने काफ़ी संघर्ष किया था राजस्थान में, इनके नाम से हर कोई लगभग वाकिफ़ है। कहा जाता है कि मतलब इनके पास जो है ये इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था इंटरनेशनल लेवल पे तीरंदाजी में। तो इनके पास जो है खुद का धनुष नहीं था, तो इनको जो है इनके जो गुरु थे उन्होंने उधार मतलब जो है धनुष दिया था और उसके बाद जो है इन्होंने स्वर्ण मतलब जो है मेडल हासिल किया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उधार के धनुष से जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जो है हासिल किया था। तो बहुत ही ज़मीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि रवीश कुमार को। अभी रिसेंटली रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। अगर हम फिनलैंड की बात करते हैं तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा यहाँ की यूरो है और प्रधानमंत्री सना मरीन है। इसी तरीके से सना मरीन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। सना मरीन जो है दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, 34 साल इनकी एज है और अभी मेरे ख्याल से 35 हो गई होगी शायद। मैंने जब पिछली बार इन्होंने चुनाव जीता था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो सना मरीन जो है ना सिर्फ फिनलैंड की बल्कि दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इनके बारे में। अगर मैं आपको फिनलैंड ले चलूँ तो ये अपना इंडिया है और आप यहाँ जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये फिनलैंड पड़ता है, ठीक है। पूरा जो है मैप में आपको दिख रहा होगा फिनलैंड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कुवैत में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि CB जॉर्ज को। अभी रिसेंटली CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। CB जॉर्ज जो है वो 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। इससे पहले ये स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे, ठीक है। तो अब इनको कुवैत भेज दिया गया राजदूत के तौर पे। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा यहाँ की कुवैती दिनार है। अगर मैं आपको कुवैत ले चलूँ तो हम लोग मैप में देखेंगे ये अपना इंडिया है पूरा, यहाँ पर इंडिया पड़ता है और यहाँ अगर आप देखेंगे ये साइड में समुद्र के किनारे पर्शियन गल्फ के पास में, तो ये है कुवैत, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना था। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके आंसर ज़रूर दिया करिए और अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए। आपके लिए आज का प्रश्न कल का प्रश्न था कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था वो ऑप्शन सी वाला, यानी कि संगीता श्रीवास्तव को, माफ़ करिएगा संगीता डिंगरा को, ठीक है। डी वाला यहाँ पर सही था, एक ही जैसा नाम हो गया ना। संगीता डिंगरा जो है इसका सही आंसर था। ये दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी संगीता डिंगरा और अभी रिसेंटली इनको दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, संगीता डिंगरा को। इसके बाद आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और सभी लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट डेटा स्पीड कितनी रिकॉर्ड की गई है? दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट डेटा स्पीड कितनी रिकॉर्ड की गई है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।